Hello students, today we will discuss another important topic that is filter, right? जिसने भी अब तक हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की वीडियोज़ को नहीं देखा है प्लीज़ वो उसको ज़रूर देख ले बिकॉज विदाउट दैट वन ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फिल्टर क्या है सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एसी कंपोनेंट को ब्लॉक करता है और डीसी कंपोनेंट के रेक्टिफायर को जो डीसी कंपोनेंट है उसको पास कर देता है लोड की तरफ। ठीक है ना, उसी को फिल्टर सर्किट बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो ध्यान देने वाली बात है, देखो अब तक हमने रेक्टिफायर पढ़ा है। रेक्टिफायर का जो आउटपुट जो हमें मिलता है क्या होता है, आउटपुट। वो आउटपुट जो होता है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है। रेक्टिफायर का आउटपुट एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स वो जो आउटपुट होता है वो रिपेल आउटपुट होता है। रिपेल मतलब एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो रेक्टिफायर may not be suitable for use as DC supply in various electronic circuits। अब आपको पता है वो रिपेल होता है, एसी डीसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो रेक्टिफायर डीसी सप्लाई जो हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम देते हैं तो उसके लिए सुइटेबल नहीं होता है, इसलिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर क्या काम करता है, एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है और डीसी कंपोनेंट को अलाउ करता है। तो फिल्टर इसका मतलब क्या हुआ, देखो डीसी कंपोनेंट कैसा होता है, एक तरीके से इस तरह की, देखो डीसी का आपने ग्राफ देखा होगा, कुछ इस तरह ऐसा होता है, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ होता है, बिल्कुल सीधा ऐसे एक कांस्टेंट लाइन होती है इस तरीके से। ठीक है ना, ये डीसी का ग्राफ है। ऐसे एसी का इस तरह से होता है कुछ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो फिल्टर है वो डीसी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है और एसी को ब्लॉक कर रहा है। इसका मतलब वो आपके आउटपुट को स्मूथ कर रहा है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ। सो द रेक्टिफायर मे नॉट बी सुइटेबल फॉर यूज डीसी सप्लाई इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सो द फिल्टर इज यूज टू स्मूथ एंड द आउटपुट। इट मीन्स टू रिमूव एसी कंपोनेंट, वो एसी कंपोनेंट को रिमूव करता है लाइक दिस वन। ठीक है ना, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद फिल्टर के टाइप कौन कौन से हैं। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। नंबर 1 संट कैपेसिटर फिल्टर, नंबर 2 इंडक्टर फिल्टर, नंबर 3 एल टाइप या इसको दूसरा नाम भी है चोक इनपुट फिल्टर भी बोला जाता है, नंबर 4 पाई फिल्टर या फिर कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ठीक है ना, किसी भी नाम से आए आपको याद रखना है, दोनों सेम चीज़ है। नंबर 5 इज आरसी फिल्टर सर्किट। क्लियर, these are the types which are mentioned in your syllabus, right? ध्यान रखना कि जो भी ये वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं these are on the basis of your syllabus, right? हाँ, सिंबल्स मैंने वही यूज किए हैं जो मोस्टली बुक्स में यूज है। ठीक है, सो दैट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपका संट कैपेसिटर फिल्टर। एज वी नो, कैपेसिटर की आपकी करेक्टरिस्टिक पढ़ के आए होंगे आप 12th क्लास में, या 12th क्लास में आप हैं तो 12th क्लास में आप पढ़ रहे होंगे कि जो कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, ऑलमोस्ट डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास करता है। वी यूज कैपेसिटर इन पैरेलल विद लोड रेजिस्टेंस। द कैपेसिटर इफेक्टिवली सर्व्स द पर्पज ऑफ फिल्टरिंग। फॉर एसी वी नो दैट this is the capacitive reactance. As you know, what is the meaning of capacitive reactance? The opposition offered by capacitor। ठीक है ना, वही क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। कैपेसिटर को जो अपोजिशन ऑफर्ड किया जाता है दैट इज द कैपेसिटर। अब डीसी के लिए कितना होता है, एसी के लिए कितना होता है, एज यू नो वेरी क्लियरली कि डीसी सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 1/ωc मीन अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, आपने पढ़ा होगा न्यू या एफ जो भी है, न्यू एंड एफ बोथ आर द सिंबल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा।
यहाँ से क्लियरली आप ये देख सकते हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपकी कम होगी। यू कैन सी वेरी क्लियरली। डीसी के लिए एफ जीरो होता है, दैट मीन्स एक्स सी इक्वल टू, यहाँ पुट करो एफ जीरो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, वैसे नॉट डिफाइंड होता है बट मैथमेटिक्स में इसको इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है ना। कंसेप्चुअली अगर जाओगे 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब देखो एक्स सी इनफाइनाइट आने का मतलब क्या है कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर फॉर डीसी इज इनफाइनाइट, यानी कि बहुत हाई है, बहुत हाई है। कैपेसिटर डीसी को बहुत ज़्यादा अपोजिशन कर रहा है, दैट मीन्स उसको रोक रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर डीसी सप्लाई को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। यहाँ तक क्लियर सब कुछ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है इसका, ये थोड़ी इसका जो वर्किंग है सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम इज बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपका फुल वेव रेक्टिफायर का है। कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना है क्योंकि पिछले लेक्चर में जब मैंने हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का जो डायग्राम बनाया है फुल वेव का वहाँ पे, तो उसमें मैंने ये जो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है इसको मैंने यहाँ पे बीच में ऐड किया हुआ है। इसको यहाँ पे ऐड करो या फिर यहाँ पे ऐड करो, मीनिंग दोनों का सेम है, कहीं भी ऐड कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। यहाँ पे सर्किट थोड़ा अगर मैं इसको अंदर ऐड करता तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाहर किया है। यू कैन सी दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। बट हम यहाँ पे डिस्कशन किसका कर रहे हैं, शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी कि कहीं ना कहीं पे कैपेसिटर भी लगाना होगा। कैपेसिटर को कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है या फिर पैरेलल में लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप सीरीज में लगाओगे तो क्लियरली आप ये देखो कि भाई जब ये डायोड ऑन होगा तो ऑन होते ही यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा और वो इसके थ्रू सीधा का सीधा आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ओनली डीसी आउटपुट चाहिए। और यहाँ से क्या आता है, अभी अभी बोला गया कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इन फर्स्ट साइकिल P side of diode D1 is positive and N side is negative. That means diode D1 is on. Clear? And diode DT is off. जब डायोड D1 ऑन होगा तो इस वायर में करंट फ्लो होगा। D1 ऑन होने का मतलब वायर के अंदर करंट का फ्लो होना। ये करंट इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर आएगा। अब ये आपको पता है, देखो ये रेक्टिफायर सर्किट है, यहाँ से और यहाँ तक फुल वेव रेक्टिफायर है। इसका जो आउटपुट आता है दैट मीन्स इस पॉइंट पे वो क्या होगा, बताओ क्या होगा, एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होगा। बट फिल्टर सर्किट का काम क्या है, उस आउटपुट को फिल्टर करना, इस रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर करना। यानी कि जो यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो केवल डीसी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एसी एलिमिनेट करने किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया आपने, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया, नॉट इन सीरीज। ध्यान रखना सीरीज में नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सीरीज में अगर आप इसको लगाओगे तो ये आपको जो इनपुट और आउटपुट है, जो भी आपका एसी डीसी है वो सीधा इधर ही चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको इसलिए पैरेलल में लगाया गया है कि डीसी तो इधर चला जाएगा, अब इधर क्या आएगा, एसी को अलाउ करेगा। कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एज यू नो वेरी क्लियरली, अभी अभी बताया गया है। अब देखो जैसे जैसे आप देखो यहाँ पे देखो, ये जीरो इनपुट वोल्टेज, पहले आपने मान लो यहाँ पे जीरो से फिर आपने क्या दिया, पॉजिटिव में चल रहे हो आप, पॉजिटिव में ऊपर चल दिए। देखो धीरे धीरे जैसे यहाँ पे कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट। तो ऐसा सपोज करते हैं कि Vm इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज। Vm क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वोल्टेज। कि आपने इसको चार्ज करना शुरू किया, चार्ज एक, अब देखो जब यहाँ से आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है ये करंट बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे जो आपकी जो ये वोल्टेज है एक टाइम के बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज। और फुल्ली चार्ज होने पे क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो इस Vm के वोल्टेज हो जाएगा। एंड Vm इज़ द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, पीक मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होगा, अब इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखो, इस पे इतना ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो इस पॉइंट की जो वोल्टेज होगी वो इस पॉइंट से
ज़्यादा हो जाएगी, इस पॉइंट पे ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। तो ये अब देखो, जब यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एन साइड में वोल्टेज ज़्यादा है और पी साइड में वोल्टेज कम हो गई अब, ठीक है ना, इस सिचुएशन पे आके, यानी कि इस पीक पे आके। तो अब क्या होगा, अब ये रिवर्स बाइस में हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। ये डायोड जो D1 है ये रिवर्स बाइस में काम करेगा, यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब आफ्टर सम टाइम ये अगर ब्लॉक हो गया, देखो ये बंद हो गया। अब ये जो है यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। कुछ टाइम के बाद जब इसकी वोल्टेज इसके इक्वल आ जाएगी, देखो यहाँ पे देखो, ये पहले तो जीरो तक जाएगा, जीरो तक वोल्टेज, ठीक है ना। तो जैसे ही अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने का मतलब क्या है, देखो अब डायोड D2 ऑन होगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है। डायोड D2 ऑन जब होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब जब ये ऑन होगा तो अब फिर से वही सेम अप्रोच जो पहले यहाँ पे किया था वही काम ये डायोड भी करेगा। ऑन होते ही फिर से ये करंट फ्लो शुरू करेगा। जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, जब ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखना है। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये करंट फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। यही प्रोसेस इसमें चलती रहती है बार बार, ठीक है ना। आपको जो आउटपुट मिलता है वो इस RL के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आपकी आ रही है, दैट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। क्लियर। हाँ, V=IR से आप निकाल सकते हो। तो यही यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म में दिख रहा है आपको। देखो जब जीरो से आपने बढ़ना शुरू किया पीक वोल्टेज तक तो आपको आउटपुट मिली इस तरीके से, ठीक है। अब आप पीक पे जैसे ही पहुँचे, पीक पे पहुँचते ही आपको क्या हो रहा है कि जब नीचे आओगे, ठीक है। अब देखो ये जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैंने अभी अभी बताया है कि ये जब यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा तो मैक्सिमम के बाद ये जीरो नहीं हो रहा है, ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। डिस्चार्ज होने का मतलब ये नहीं है जीरो हो जाएगा, धीरे धीरे उसका जो करंट है या वोल्टेज है, सॉरी वोल्टेज, वो कम होना शुरू करेगा। जब ये कम होना शुरू करेगा तो ये कुछ इस तरीके से कम होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ग्राफ है आपका वो इस तरीके से आएगा, कुछ स्मूथ ग्राफ आएगा, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से ऐसा होगा, फिर से वो पीक पर जाएगा जब डायोड D2 ऑन होगा। डायोड D2 ऑन होगा तो फिर से क्या होगा, फिर से कैपेसिटर चार्ज करना शुरू करेगा और फिर से मैक्सिमम तक जाएगा। फिर से डायोड, अब देखो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर से वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, फिर से वो नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से डायोड ऑन होगा, दूसरे वाला डायोड D1 डायोड, फिर से यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगी, वो पीक तक जाएगी। पीक तक जाने के बाद फिर से D2 डायोड ऑन हो जाएगा, फिर से वो नीचे जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ से यहाँ तक के केस में आपका जो D1 डायोड है वो ऑन रहेगा ऑन रहेगा, तभी ये बोला गया है कि वोल्टेज पीक तक जाएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में दोनों डायोड ऑफ रहेंगे। ऑफ होने का मतलब है कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर डिस्चार्ज जब ही होगा तब ये दोनों डायोड ऑफ होंगे, ठीक है ना। कोई एक भी ऑन रहेगा तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ठीक है ना। हाँ, इसको देखो ये इंटरवल ऐसे दिखा रखे हैं जस्ट फॉर कि ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। इसको कुछ थीटा नाम दिया था, इसको θ2 नाम दे रखा है इसको, ठीक है ना। इसको कुछ दे दिया, देखो ये पाई है ना यहाँ पे, तो ये पाई प्लस इसको θ1 दे दिया, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये किस लिए है ये अभी बाद में पता चल जाएगा आपको। जो भी मैंने अब तक बोला है वही इस वर्किंग में लिखा हुआ है। The working of shunt capacitor filter for full wave rectifier is given as when the input voltage Vi is on, ठीक है ना। जो आपको समझाया गया है उसको आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा जो बताया गया है, उसको यहाँ पे अप्लाई करोगे। When the input voltage Vi is on and D1 is on because P terminal of D1 is positive and N terminal is negative, D2 उस टाइम पे ऑफ रहेगा। बिकॉज D1 ऑन है तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, सीधी सी बात है। थ्रू वायर, वायर के थ्रू करंट विल स्टार्ट करेगा एंड रीच कैपेसिटर, वो कैपेसिटर तक जाएगा। एज वी नो कैपेसिटर अलाउज AC एंड ब्लॉक DC, क्लियर। सो कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग एंड फुल्ली चार्ज एज वी इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, क्लियर। देन द वोल्टेज विल बी हायर एट कैपेसिटर देन D1। D1 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, D1 ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। कुछ टाइम के बाद डायोड D2 ऑन होगा, उसकी वजह से कैपेसिटर फिर से चार्ज करना शुरू करेगा। जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा
तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगी, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही मिलेगी। अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट फेज एंगल θ2, देखो ये θ2 पे जो AC सोर्स है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है कैपेसिटर से, और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वो जब देखो डिस्चार्ज होगा तो वो एनर्जी को वापस डिलीवर करेगा ना। तो ये करंट जो है मेंटेन होता है θ2 से पाई प्लस θ1 तक। θ1 ओमेगा T1 है एंड θ2 ओमेगा T2 है। क्लियर है? हाँ, फेज एंगल θ2 का मतलब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट इज द फेज एंगल θ1, दैट इज द फेज एंगल θ2, दीज आर द ऑल थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर? फुल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी टेक आउटपुट वोल्टेज कर्व as triangle waveform. Let VR be the total output voltage, VR be the total variation in voltage. VDC is the mean DC output voltage, so VDC is equal to VM minus VR by 2. Give it equation number 1. And for full wave rectifier the discharge interval is from time t2 to pi by omega plus t2 है। ये ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि θ1 ओमेगा t1 है, θ2 ओमेगा t2 है, ये बताया गया पहले से, ठीक है ना। हाँ, तो आप जरा थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, θ2 कहाँ से कहाँ है, पाई प्लस θ1 है। जस्ट पुट आउट द वैल्यूज एंड यू कैन कैलकुलेट कि आपका जो इंटरवल है वो t2 से पाई बाई ओमेगा प्लस t1 आएगा, ठीक है। ये यहाँ से T2 से पाई बाई ओमेगा प्लस ये T1 होगा यहाँ पे। जस्ट मेक सम करेक्शन हेयर एंड हेयर आल्सो। अब कैपेसिटर किस रेट पे डिस्चार्ज हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट द रेट ऑफ डिस्चार्ज भी dq by dt एंड q इक्वल टू CV as you know from the topic of capacitor. Average load resistance is IDC equal to dq by dt. Average load current is rate of change of charge. Q upon pi by omega plus T1 minus T2. You can calculate it very easily by only differentiating the equation. This is Q pi by omega minus bracket this one. ओमेगा को ऊपर ले जाओ, ओमेगा क्यू अपॉन में पाई माइनस ऑफ दिस वन। IDC according to above equation, we know that Q equal to CVR. Let's put the values and you can calculate. This is a very simple calculation. Next, VRMS is equal to VR by 2 root 3 for triangular voltage equal to IDC into pi minus of θ2 minus θ1 upon 2 root 3 omega c. Put VR from equation 3. Let's put the values. Easy calculation. VDC equal to IDC into RL. Equation number 5. According to Ohm's law, V equal to IR. Divide equation 4 by equation 5. You can calculate the ripple factor. As you know that the gamma is the symbol of ripple factor is equal to VRMS upon DC, VDC. Let's put the values and calculate it. You can get the values. अगर ये θ1 θ2 माइनस θ1 अगर ये पाई से बहुत स्मॉल है तो आप इसको नेगलेक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 2 रूट 3 ओमेगा सी आर एल इक्वल टू पाई बाई 2 रूट 3, और ये आप ओमेगा जानते ही हो 2 पाई एफ सी आर एल। ये बहुत बेसिक सिम कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर बिलोंग्स टू फिजिक्स बैकग्राउंड, राइट। एंड गामा इज 1/4 रूट 3 एफ सी आर एल। दिस इज द रिपल फैक्टर फॉर शंट कैपेसिटर फिल्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब अगर हाफ वेव का निकालना है तो एक सिंपल एक छोटा सा चेंज आएगा, और छोटा सा चेंज क्या आएगा कि जो आपने यहाँ पे ये अभी आपने लिया होगा जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो ये θ1 θ2 ले रखे ना, ये θ1 ओमेगा T1 θ2 ओमेगा T2, देखो यहाँ पे देखो आप ये आपने लिया है θ2 से पाई प्लस θ1, तो वहाँ पे आएगा ये θ2 से 2 पाई प्लस θ1।
2 पाई प्लस थीटा वन हाफ वेव के केस में। तो ये 2 पाई प्लस थीटा वन अगर वहाँ पे आएगा तो आप जस्ट कैलकुलेट करोगे, एक सिंगल जो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें देखो यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, हाफ वेव के लिए 2 पाई आएगा, और वहाँ पे क्या आया था, ये पाई आया था। इतना ही फ़र्क आएगा, बाकी सिमिलर कैलकुलेशन रहेगी, कोई भी कहीं पे भी एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक इस लिमिट में थोड़ा चेंज होगा, और वो लिमिट क्या है, थीटा 2 से 2 पाई प्लस थीटा वन, और यहाँ पे क्या था, थीटा 2 से पाई प्लस थीटा वन। ईजिली कैलकुलेट आप कर सकते हो। फिर से आप ये करोगे कि थीटा 2 जो है, थीटा 2 माइनस थीटा वन है, वो स्मॉल है इन कंपेरिजन टू 2 पाई। You can calculate gamma is 1/2√3 CFRL. This is for half wave, and you can drive it easily, right? हाँ, कैलकुलेट इसमें देखो रिपल फैक्टर में कोई कैलकुलेशन में कोई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें बस 2-3 चीज़ें थोड़ी माइंड में रखनी है। एक तो ये डिस्चार्ज इंटरवल क्या है आपका, T2 से पाई वाई ओमेगा प्लस T1, और जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होगी तो ये हो जाएगा T2 से 2 पाई वाई ओमेगा प्लस T1। यहाँ पे बस 2 आ जाएगा। जब यहाँ पे 2 आएगा तो सीधी सी बात, देखो ये सेम रहेगा सब कुछ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे 2 आएगा, बस इतना फ़र्क आएगा, बाकी इस एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर? हाँ, बस इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम एक कोई और दूसरा इसका टाइप लेके आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। Thank you so much for watching the video.